दिल्ली और एनसीआर में जोरदार बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। नोएडा में बहुत देर तक हुई है झमाझम बारिश। तो दिल्ली और एनसीआर में सुबह से लगातार बारिश, ये देखिए आप तस्वीरें। और टेम्परेचर कम लेकिन उमस इस क्षेत्र में अभी भी। नोएडा में भी बहुत देर तक झमाझम बारिश और सड़कों का हाल देख लीजिए आप इस बारिश के बाद से। बारिश होती है लेकिन उसका सीधा असर सड़क पर दिखाई देता है। और ये रही तस्वीर दिल्ली एनसीआर की। बारिश के बाद सड़कें जलमग्न और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। देखिए वाहन कैसे निकल रहे हैं इसके बाद। और अब एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में आधी रात से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। सभी मांगों पर सहमति न बनने पर कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। 14 मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलित हैं सभी कर्मचारी। मुख्य सचिव से बैठक में कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन वो भी काफी नहीं हुई। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से मुश्किल हो सकती है। 14 मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। मुख्य सचिव के साथ जो बैठक हुई थी उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन जिस तरह यह हड़ताल लंबी चल रही है उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं लोगों की। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, आधी रात से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं उत्तराखंड में। सभी मांगों पर सहमति न बनने पर कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है कि हड़ताल पर अब जा रहे हैं उत्तराखंड के सभी बिजली कर्मचारी। मुख्य सचिव से बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन सभी मांगें नहीं मानी गई, जिस कारण हड़ताल को आगे ले जाने का फैसला कर लिया है। पंकज राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आधी रात से हड़ताल पर चले गए बिजली कर्मचारी, किस तरह का फर्क पूरे उत्तराखंड में बिजली सेवाओं पर पड़ सकता है और क्या लोगों को भी कुछ मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कल दो दौर की वार्ता शासन स्तर पर इन कर्मचारियों की हुई थी, लेकिन दोनों ही वार्ता विफल रही है, जिसके बाद ये निर्णय इन कर्मचारियों ने लिया कि अब ये पूरी तरह से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। रात 12 बजे से सभी ऊर्जा निगम और पिटकुल के जो 3500 कर्मचारी हैं वो अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कई जगह से इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि आधी रात के बाद जहां पर विद्युत आपूर्ति ठप हुई थी उसको बहाल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा है। तो कई तरह की दिक्कतें शुरू हो गई हैं और इसी तरह से यदि हड़ताल आज भी बनी रहती है तो निश्चित तौर पर जो विद्युत आपूर्ति है खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। आज से रात 12 बजे से 3500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। शासन स्तर पर दो दौर की वार्ता उनकी हो चुकी है। आज भी संभवतः जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको मुख्य सचिव ने बुलाया है और खुद जो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि विद्युत आपूर्ति इसी तरह से ठप होती रही तो खासकर पहाड़ी जिलों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। दूसरी समस्या है विद्युत आपूर्ति यदि ठप हो जाती है तो निश्चित तौर पर चाहे सरकारी कामकाज हो या फिर जो पारिवारिक चीजें हैं या दूसरी कंपनियां हैं उनको भी बड़ी दिक्कतें अक्सर झेलनी पड़ सकती हैं। तो आज भी एक दौर की वार्ता होगी, उसके बाद ये तय होगा कि जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से मानते हैं, हड़ताल पर जाते हैं तो या फिर सरकार की बातों को आगे रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा। तो उत्तराखंड में आधी रात से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, सभी मांगों पर सहमति न बनने पर कर्मचारियों ने फैसला किया वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है इससे मुश्किल बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। जालौन में तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रतनगढ़ देवी के दर्शन कर लौट रहे 11 श्रद्धालु घायल हो गए। ललितपुर में भी एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर्स और कर्मचारियों की हड़ताल रही। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल की और इसकी वजह से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। झांसी में भी सैलरी संबंधी मांगों को लेकर धरना दिया गया। 108 एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल से काफी मुश्किलें हुई। महोबा में 6 सूत्री मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई।
आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि वो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि वो दिल्ली की तरह लखनऊ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर देंगे। टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाने का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहने वाला है। सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी, किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बढ़ रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और राकेश टिकैत के लखनऊ को दिल्ली बनाने वाले बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस का कहना है कि किसान आंदोलन लखनऊ में शुरू होगा तो पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और भाजपा ने राकेश टिकैत के बयान पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश पूरा देश किसानों के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है। यदि किसान आंदोलन लखनऊ में शुरू होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ, किसान आंदोलन के साथ खड़ी नजर आएगी और तब तक खड़ी नजर आएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार तीनों किसानों के विरुद्ध बनाए गए काले कानून को वापस नहीं लेती है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर ऐसे ही लोगों ने अराजकता मचाने का काम किया था, उपद्रव किया था। देश भूला नहीं है। अब 15 अगस्त के पहले फिर इस तरह की तैयारी शुरू की जा रही है। देश की आजादी का जश्न आम नागरिकों के लिए है, सब मिलकर के मनाएं। नौजवान, किसान, महिलाएं, बच्चे, सबके लिए उत्साह का अवसर होता है, उल्लास का अवसर होता है। लेकिन अगर ऐसे आजादी के जश्न में अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। उत्तराखंड में फिर बढ़ गया है कोरोना कर्फ्यू। 1 हफ्ते के लिए और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू को भी गंभीरता से लागू करवाएगी सरकार। स्पा सैलून खोलने का सरकार ने फैसला लिया है। 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे सरकारी ऑफिस। इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी खोलने का फैसला लिया गया। राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी मिली है। तो उत्तराखंड में फिर से कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है कर्फ्यू, लेकिन इस बीच कहां छूट दी गई है। 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया है। रात्रि कर्फ्यू को भी गंभीरता से सरकार लागू करवाएगी। स्पा सैलून खोलने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा 100% क्षमता के साथ सरकारी ऑफिस भी अब खोले जाएंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुपर फास्ट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। नोएडा के सेक्टर 18 इलाके में बेटी से बहस के बाद मां ने सबक सिखाने की कोशिश की। सुसाइड नोट लिखकर मां जैसे ही घर से फरार हुई, बच्चों के फौरन पुलिस में शिकायत करने से महिला को ढूंढा गया। महिला ने बताया कि उसने बेटी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से लाखों की लूट की। 14 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर ये बदमाश बाइक पर रफू चक्कर हो गए। अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के इंदिरा मार्केट में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। यहां पर 3 मंजिला कपड़े के शोरूम में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद इस बार चुनाव में 325+ सीटें जीतने का दावा किया। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने बाढ़ प्रभावित शेखापुर गांव का दौरा किया। जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूटने पर वरुण गांधी खुद नाव से ग्रामीणों को आवागमन के लिए उन्होंने ये नाव दी। बरेली पहुंचे मौलाना तौकीर रजा ने 2 बच्चों के कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया। कहा कि मुस्लिम समाज में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। यह कानून तो हिंदुओं के लिए ही खतरा है। मुरादाबाद रेल मंडल के कुंदरकी रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां लोग जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। इस पर रोक के लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं है। बिजनौर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों में पानी बढ़ने से इलाके में छात्रों की पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। पानी कम न होने से ज्यादा टेंशन भी बढ़ रही है।
रामपुर पहुंचे राज्य मंत्री बलदेव औलख की जुबान फिसल गई। यहां उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कह दिया कि यूपी के 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना पर काम, जबकि यूपी में 24 करोड़ की लगभग जनता है। आगरा में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। शहर में बनाए गए पिंक टॉयलेट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। महिलाओं के नाम पर बने टॉयलेट पूरी तरह से शोपीस बनकर रहे हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली अहम खबर का रुख हम करेंगे। उत्तराखंड में 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज 5 जिलों में बारिश की आशंका है। रेड अलर्ट है पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून। इसके लिए रेड अलर्ट है। नदियों नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, इसका भी अलर्ट जारी किया गया है। आज से 5 जिलों में बारिश की आशंका को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून, इन 5 जिलों में रेड अलर्ट है। तेज बारिश हो सकती है। नदियों और नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। तो आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिले, लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदियों और नालों के पास न जाएं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून। सीधा देहरादून चलते हैं और क्या तैयारियां हैं उत्तराखंड में इस बारिश के बाद जो हालात हो सकते हैं उनसे निपटने की, इसके बारे में जानते हैं। अब पंकज जराना हमारे साथ हैं देहरादून से। पंकज, पहली बताइए ये कि अलर्ट क्या है, कितने जिलों में बारिश का है, कितनी बारिश का है, कितने दिनों तक हो सकती है और प्रशासन आपको कितना तैयार दिखता है? बिल्कुल अजय, देखिए मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और किस तरह से बारिश हो रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों को टीमों को पूरे सतर्क पर रखा गया है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है प्रदेश में तो खासकर पहाड़ी जिलों में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दौरान जो 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, खबरें मिली थी कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ यातायात बाधित हुआ है और कई तरह की समस्याएं का लोगों को सामना करना पड़ा है। और खासकर अब पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून, इन 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कल 26 तारीख से आज तक का अलर्ट जारी किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि जिलों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। सुबह से लगातार देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हो रही है और 29 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। और ये आज से यानी आज शाम से अगले आने वाले 28 और 29 तारीख को इसका जो सिलसिला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उसके बाद सचिवालय द्वारा और जो आपदा प्रबंधन है उन्होंने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है कि वो सतर्क रहें और खासकर जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए जाते हैं पहले से ही, वहाँ पर जेसीपी और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के लिए ठीक है। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद जिलों की टीमों को अलर्ट किया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम है, ताकि किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसको तत्काल निदान किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज। मोड़ा के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। यहां पर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि रिमझिम बारिश से सब्जी उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। वहीं नदी नाले उफान पर होने की वजह से जिला प्रशासन ने भारी बारिश और आपदा से निपटने के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। तो अल्मोड़ा के लिए जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था वो सही हुआ। रिमझिम बारिश हो रही है। यहां पर सब्जी की फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी संघ पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर है, जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जारी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कारगिल दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया। करगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही कोटद्वार को सैनिक स्कूल की सौगात मिलेगी।
हरिद्वार में अहमदाबाद मेल से आए 6 यात्रियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। इन सभी यात्रियों की कोविड जांच रेलवे स्टेशन पर की गई थी, जहां पर इनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। ये सभी यात्री अस्थियां प्रवाहित करने के लिए अहमदाबाद से हरिद्वार आए। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उत्तराखंड आने वाले हर शख्स की कोविड जांच जारी। खटीमा में सरकार की ऐसी ही मुहिम के दौरान 20 यात्री कोविड पॉजिटिव आए, जिन्हें वापस भेज दिया गया। मझेला चेकपोस्ट पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से चल रही थी चेकिंग। रुद्रप्रयाग में 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को वन विभाग की टीम ने ढेर कर दिया। गुलदार ने बामर गांव में 1.5 साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया था। घटना के बाद से ही इलाके में शिकारियों की टीम को तैनात किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रीतम सिंह भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में राज्य के हित में कोई काम नहीं किया और प्रदेश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई है। जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज उससे लड़ने की आवश्यकता है। सदन के अंदर मैं समझता हूं 1 या 2 सत्र हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, और वो भी जो सत्र की अवधि होगी आप उससे भली भांति परिचित हैं कि वो बहुत अल्प समय की अवधि होगी। लेकिन जितने भी अवधि होगी उस अवधि में हमारा ये प्रयास होगा, हमारी ये कोशिश होगी कि हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करें। वहीं भाजपा ने प्रीतम सिंह के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को खुद अपने घर में झांकना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला था, उससे भी हाथ धोना पड़ा। 4 साल में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी विधानसभा से एक भी विकास का प्रस्ताव कभी किसी मुख्यमंत्री को दिया नहीं। तो केवल कटाक्षी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि उनके संगठन की क्या दुर्दशा हुई और 22 में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से उनकी भाषा जनता जवाब देगी। 22 में विकास का कुछ काम किया नहीं, विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र का कोई विकास किया नहीं। सुदूर जो है चक्रोता, वहाँ के ग्रामीणों का हाल देख लीजिए, वहाँ के जो है विकास का हाल देख लीजिए। एक सिंगल विकास का कार्य का प्रस्ताव अगर मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने दिया हो तो उस विषय पर बात करें।